बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. Dear students, how are you? I am your teacher Mohammad Riaz. आज के लेक्चर नंबर 4 के साथ चैप्टर वही है, हमारा 5 है, सर्कुलर मोशन जो हम पढ़ रहे हैं। उसके लिए कल हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, वो था सेंट्रीपिटल फोर्स। कल हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज चैप्टर नंबर 5 का जो लेक्चर नंबर 4 है उसे हम देखने जा रहे हैं, और वो है हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चे, इससे पहले आप लोगों ने इनर्शिया के बारे में पढ़ा है। इनर्शिया के बारे में, व्हाट इज़ इनर्शिया? सोचें, व्हाट इज़ इनर्शिया? जी, इनर्शिया क्या होता है कि लीनियर मोशन में हम इसकी बात करते हैं इनर्शिया की, और वो है क्या कि कोई भी बॉडी अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, उसे हम उस बॉडी का इनर्शिया कहते हैं। या किसी बॉडी की अपनी स्टेट चेंज के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन है, उस स्टेट चेंज के ख़िलाफ़ अपोजिशन को हम इनर्शिया कहते हैं। और लीनियर मोशन में हम ये बात कर चुके हैं कि जो इनर्शिया है ये मेजर ऑफ मास होता है, मीन के मास पे डिपेंड करता है। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो ये टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इनर्शिया ही है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर मोशन का केस है। तो सर्कुलर मोशन के केस में जो इनर्शिया होता है हम उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। या ऐसे कह लें, जो रोटेशनल इनर्शिया होता है, रोटेशनल मोशन है ना, तो रोटेशनल इनर्शिया को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मसलन आप देखें, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, जैसे एक फ़ैन है, आप उसको जब स्विच ऑफ करते हैं, चल रहा था, तो वो भी तो अपनी स्टेट चेंज के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करेगा ना, कि उसी को कंटिन्यू करे जब आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे। या अगर वो रुका हुआ है और आप उसको चलाना चाहते हैं, तो तब भी तो वो अपनी स्टेट चेंज के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करेगा ना। तो कोई भी बॉडी है, जब आप उसको रोटेट करवाना चाहते हैं या रोटेटिंग बॉडी को आप रेस्ट पे लाना चाहते हैं, तो दोनों केसेस में बॉडी जो है वो अपनी स्टेट चेंज के ख़िलाफ़, या ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट चेंज के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है उसके रेस्पेक्ट हमने उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है कि ये प्रोडक्ट है किसका? मास ऑफ द बॉडी और डिस्टेंस, कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक? एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वहाँ तक का, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर आप स्क्वायर ले लें तो इसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और इसको जो रिलेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है, वो ये है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, और आर स्क्वायर क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके उस पॉइंट पी तक जहाँ पे आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी चीज़ को, इसी मैथमेटिकल फॉर्म को हमने ऊपर वर्ड्स में लिखा हुआ है। फिर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखें यहाँ से जाहिर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द बॉडी, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
उस पे भी डिपेंड कर रहा है। जबकि देखें यहाँ पे एक फ़र्क आ गया है, ये बात आप नोट करेंगे कि सिंपल जो इनर्शिया हमने बात की है लीनियर मोशन में, सिंपल इनर्शिया जो है ये मास पे डिपेंड करता है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंगुलर मोशन में जो हम इनर्शिया की बात करते हैं या रोटेशनल इनर्शिया की जब हम बात करते हैं तो वो मास पे भी डिपेंड करता है, और वो डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है आर है इस पे भी डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये इनमें एक फ़र्क आ गया। फिर ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती, हम इसकी कोई डायरेक्शन नहीं शो करते। उसके बाद यूनिट की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम में इसका जो यूनिट है देखें, मास का यूनिट क्या आ जाएगा किलोग्राम, और आर है डिस्टेंस है मीटर होगा, तो आर का स्क्वायर है तो मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट है जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी डायमेंशंस लें तो डायमेंशंस क्या होंगी, किलोग्राम किस चीज़ का यूनिट है भाई, मास का, और मास की डायमेंशंस क्या होती हैं कैपिटल एम, तो ये देखें ये कैपिटल एम, और एम मीटर है, लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशंस क्या होती हैं कैपिटल एल, तो एम का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएंगी डायमेंशंस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ऊपर जो हमने इसको डिफाइन किया उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अपनी डेफिनेशंस को, कि क्या है हमारे पास ये जो हम बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ऊपर बात हुई है तो उसमें देखें हमने कहा है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो जो अपनी मोशन के ख़िलाफ़ वो अपोजिशन ऑफर करता है या अपनी स्टेट चेंज के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करता है उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। देखें जी ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर मोशन है, एंगुलर मोशन है, ये एक बॉडी है उसका मास m है, उसको हमने अटैच कर दिया है, अच्छा सॉरी ऊपर हम कह रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ मास, ये मास ऑफ द बॉडी हो गई, और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें ये है O एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से लेके यहाँ पे ये जो मास है इस पॉइंट पे हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये F, तो देखें जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वहाँ से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक ये जो डिस्टेंस है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर, कौन, ये फोर्स अप्लाई जो हम कर रहे हैं और ये R, इसलिए हमने इसको कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसे हमने R का नाम दिया हुआ है तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के इक्वल है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने डिफाइन किया है ऊपर के प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या है, कंसीडर अ पॉइंट मास m, पॉइंट मास का मतलब है वेरी स्मॉल मास है, एक ऐसी बॉडी का मास है जो एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, और उसे हमने m नाम दे दिया, अटैच टू द एंड ऑफ अ लाइट रॉड, लाइट रॉड या मास लेस रॉड भी कहा जाता है। ये जो रॉड है ये O से लेके M तक, M को जिसके साथ हमने अटैच किया है इस रॉड को हमने कहा है मासलेस रॉड या वेरी लाइट रॉड, ताकि इसका जो मास है रॉड का मास ये निगलेक्टेबल हो एज कंपेयर टू मास ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, विच इज़ रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल अबाउट पॉइंट O, ये O है, ये सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। अगर हम इस तरह से ले लें y एक्सिस के अलोंग तो ये वर्टिकल सर्कल होगा, अगर x एक्सिस के अलोंग लें तो फिर ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल सर्कल कंसीडर किया है, उसके के अंदर क्या है एक मास है m, उसको हमने एक लाइट रॉड के साथ अटैच किया है, और उसकी जो लेंथ है रॉड की वो इक्वल टू रेडियस है या r के इक्वल है, और ये पॉइंट O ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है या पिवट पॉइंट है, इसके गिर्द वो बॉडी जो है ये क्या कर रही है रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट देखें जी, द मास ऑफ द रॉड इज़ निग्लिजिबल, ये मैंने ऊपर बात कर दी है, निग्लिजिबल का मतलब है वेरी स्मॉल, सो दैट वी कैन निगलेक्ट इट एज कंपेयर टू मास ऑफ द बॉडी, हुज अदर एंड इज अटैच टू अ फ्रिक्शनलेस बेरिंग एट O, कि ये जो रॉड है एक एंड तो उसका मास m के साथ अटैच कर दिया है इस रॉड का,
और इस रॉड के इस एंड पे हमने एक बेरिंग अटैच किया हुआ है। बॉल बेरिंग जैसे होते हैं फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि इसके गिर्द ये रॉड इजीली जो है वो रोटेट कर सके। तो अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द मास परपेंडिकुलर टू द रॉड। हाँ जी, ये फोर्स F है। यहाँ पे देखें फोर्स अलोंग द टेंजेंट हम लगा रहे हैं, टेंजेंट टू द सर्कल, और ये रॉड जो है ये अलोंग द रेडियस है। तो कल हमारी बात हुई थी टेंजेंट और रेडियस के दरमियान कितना एंगल होता है, कितना होता है भाई, 90 डिग्री। कल हमने ये पढ़ा था कि टेंजेंट लाइन के दरमियान और रेडियस के दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है। तो फोर्स अलोंग दी टेंजेंट लगा रहे हैं और रॉड जो है वो अलोंग दी रेडियस है। तो इसलिए हमने क्या कहा है कि इनके दरमियान क्या है, परपेंडिकुलर वो है फोर्स जो है वो हम एक्ट कर रहे हैं। अ फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड थस एक्सेलरेट्स द मास। एक्सेलरेट्स द मास क्या मतलब है कि अगर ज़ीरो पे है बॉडी, आप फोर्स अप्लाई करेंगे, सॉरी ज़ीरो से मुराद है कि रेफरेंस पे है और आप उस पे इनिशियल उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, वो रेस्ट पे है, आप फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगी, तो वेलोसिटी में चेंज आएगी, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हम कहेंगे कि जो हमने फोर्स अप्लाई की है उसने क्या किया है, एक्सेलरेट कर दिया है मास को। क्या कर दिया है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया है। हाँ जी, तो क्या है, एक मॉसलेस रॉड है और उसको एक फ्रिक्शनलेस बेरिंग के साथ हमने अटैच किया, अप्रोक्सीमेटली फ्रिक्शनलेस, क्योंकि फ्रिक्शनलेस कोई चीज़ नहीं होती। हम ये जब फ्रिक्शनलेस की बात करते हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि फ्रिक्शन जो है वो निगलेक्टेबल है यहाँ पे। अच्छा, उसके साथ अटैच किया है, फोर्स अप्लाई किया तो उसने एक्सेलरेट किया है इस मास को। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम इसी फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन देखें तो क्या आएगा, F बराबर है ma, F इज इक्वल टू ma। यहाँ पे F क्या है, फोर्स, m मास ऑफ द पार्टिकल, और a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल। दिस फोर्स विल रोटेट्स द मास अबाउट O। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at रिलेटेड टू एंगुलर एक्सेलरेशन बाय इक्वेशन। देखें, अब हम कल से यही चीज़ बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हम लीनियर मोशन की बात करेंगे, लीनियर वेरिएबल आएगा, तो यहाँ चूँकि एंगुलर मोशन के केस में एंगुलर वेरिएबल्स की टर्म में उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो जहाँ पे लीनियर वेरिएबल होगा हम उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है एंगुलर वेरिएबल्स की, वो वहाँ पे पुट कर दिया करेंगे। तो हमारा ये जो A है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और यहाँ पे मोशन जो है वो कौन सी है, सर्कुलर एंगुलर मोशन। तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म में बात करना चाह रहे हैं, तो A को हम रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा से। तो इसका रिलेशन क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, AT इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ये कल हमने पढ़ा जी। तो आर अल्फ़ा है, अब हम A की जगह पे आर अल्फ़ा पुट करें तो F इज इक्वल टू एम आर अल्फ़ा। अब हम यहाँ पे देखें ये इक्वेशन फोर्स की टर्म में है, एक तरफ फोर्स है और एक तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फ़ा। जब भी देखें फोर्स अप्लाई करेंगे और कोई बॉडी रोटेट करेगी, रोटेशनल मोशन होगी, तो फिर हम फोर्स की बात नहीं करते, फिर हम फोर्स को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। किससे, टॉर्क से। किससे रिप्लेस करते हैं, टॉर्क से, क्योंकि टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन पैदा करता है। ऑल्दो टॉर्क जो है वो फोर्स का ही इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं तो टॉर्क की टर्म में बात करेंगे। अब इसी इक्वेशन को टॉर्क की टर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए है, हम दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे R से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा, और इधर हमारे पास ये हो जाएगा जी। तो क्या हो जाएगा, F को जब हम टॉर्क की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो R से मल्टीप्लाई किया, इधर हो जाएगा RF और इधर हो जाएगा m R इंटू आर, आर स्क्वेयर, ये आर स्क्वेयर अल्फा हो जाएगा। अब R इंटू एफ, ठीक है, यहाँ पे रेडियस और फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल है, तो साइन थीटा 1 होगा, तो उसको हमने नहीं लिखा। तो RF जो है ये बेसिकली टॉर्क है, टॉर्क। तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m R स्क्वेयर अल्फा। अब m R स्क्वेयर क्या चीज़ है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने पढ़ा है, क्या चीज़ है जी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या लिख सकते हैं? टॉर्क, टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है टॉर्क टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ये इक्वेशन जो F इज इक्वल टू एम ए था, यहाँ पे हमारे पास देखें इस इक्वेशन को, इसको हमने चेंज कर लिया है किस में? एंगुलर की फॉर्म में। ठीक है, टॉर्क टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, क्योंकि जो काम फोर्स करती है लीनियर मोशन में वही काम टॉर्क करता है एंगुलर मोशन में। ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा वेक्टर वाले में कि टॉर्क वाला जो टॉपिक था, उस टॉर्क वाले टॉपिक के आखिरी 1-2 लाइनें थीं, उसमें आपने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो टॉर्क के एनालॉगस है रोटेशनल मोशन में। ठीक है, और वहाँ पे एक बात आपने की थी कि अगर नेट फोर्स बॉडी पे ज़ीरो होगी तो नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। सिमिलरली अगर नेट टॉर्क बॉडी पे ज़ीरो होगा तो उसका नेट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा जो है ये भी ज़ीरो होगा, क्योंकि जैसे वहाँ पे मास ज़ीरो नहीं होता, इसी तरह से यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये भी ज़ीरो नहीं होता। तो ये इक्वेशन टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ये F इज इक्वल टू एम ए, ये इस इक्वेशंस के इक्वलेंट है। तो हमने एंगुलर की टर्म में उस सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ को लिख लिया है। अगर आपसे पूछा जाए न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन या इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल, तो ये टॉर्क टा इज इक्वल टू क्या होगा? आई अल्फ़ा। ये पॉइंट बच्चों आपने याद रखना है, ये MCQs हो सकता है, पूछा जा सकता है कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो वो क्या होता है? टॉर्क टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग बॉडी एंड अल्फ़ा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, वेयर टा इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर हम इनको कंपेयर करें इक्वेशंस को, टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा विद F इज इक्वल टू एम ए, तो क्या शो कर रहा है? F को रिप्लेस कर दिया है किससे? टॉर्क टा से। अल्फ़ा जो है ये A से रिप्लेस हो गया है, और M मास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो गया है। तो ये इक्वेशन जो है ये एनालॉगस टू F इज इक्वल टू एम ए है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मास इन लीनियर मोशन। जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में जो कि मास रोल प्ले करता है किसमें? लीनियर मोशन में। तो मास लीनियर मोशन में हमने क्या कहा था कि ये मेजर ऑफ मास जो होता है, मोमेंटम जो होता है, इनर्शिया जो होता है, ये मेजर ऑफ मास होता है। इसी तरह से रोटेशनल इनर्शिया जो है वो मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है? मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Thus, inertia due to rotation is called rotational inertia or moment of inertia। ठीक है, उसके बाद देखें ये पॉइंट आपने नोट करना है, यहाँ से एक MCQs बन सकता है। ये मैंने नोट लिखा है, ये आपने बात जहन में रखनी है बच्चों कि टॉर्क टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा इज रोटेशनल एनालॉगस टू न्यूटन सेकेंड लॉ इन लीनियर मोशन। कि न्यूटन सेकेंड लॉ इन लीनियर मोशन जो होता है F इज इक्वल टू एम ए, ये टॉर्क टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ये एंगुलर मोशन में इसकी फॉर्म है। तो ये एक दफ़ा बोर्ड में MCQs में आ चुका है। ये बातें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्ड के अंदर ये आ सकता है, पूरी फॉर्म आ सकती है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है F इज इक्वल टू एम में एंगुलर मोशन में किसके इक्वल होता है? तो हम क्या कहेंगे? टॉर्क टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा के इक्वल होता है। या ये पूछा जाए कि फोर्स के एनालॉगस कौन है रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में? तो फोर्स के एनालॉगस कौन है? टॉर्क। मास के एनालॉगस कौन है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन जो है उसके एनालॉगस कौन होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अल्फ़ा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जी। ये तो देखें हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसको कंसीडर किया हुआ है। अब हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। देखें पीछे भी हमने लेक्चर्स में एक में ये बात आई थी कि एक पॉइंट P है, उसके लिए हमने उसको एक्सप्लेन किया था, उसकी मोशन को एक्सप्लेन किया था। फिर हमने कहा अगर रिजिड बॉडी हो तो फिर उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये दूसरा लेक्चर था हमारा। तो
तो अब यहाँ पे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल का देखा है, एक पॉइंट मास का देखा है। अब हम कहते हैं कि एक क्या है, रिजिड बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म ना हो या मास कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म ना हो, रिजिड बॉडी हो, तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है हमारे पास। मोस्ट रिजिड बॉडीज़ हैव डिफरेंट मास कंसंट्रेशंस। कहता है कि जो मोस्टली रिजिड बॉडीज़ होती हैं उनकी मास कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। जैसे देखिए, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, फ़ैन को अगर आप देखें तो इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो अगर आप इसके पार्ट्स बनाएं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाएं, इसके स्मॉल पीसेस करें, तो इक्वल जो उसका वो एरिया आप अगर ले लें, पीस लें, तो उसके अंदर मास डिफरेंट है। तो डिफरेंट मास है। जैसे आप देखें सेंटर वाले पे, पेन पे गौर करें, अगर सेंटर में देखें उसकी थिकनेस ज़्यादा है और सेंटर से आउटवर्ड जाएं तो उसकी थिकनेस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है ये है तो रिजिड बॉडी, लेकिन इसकी जो मास कंसंट्रेशन है वो क्या है, डिफरेंट है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस तरह के रिजिड बॉडी को हमने सपोज किया है। तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इस पे गौर करें। देखें, मोस्ट रिजिड बॉडीज हैव डिफरेंट मास कंसंट्रेशन, दीज आर प्रेजेंट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि अगर आप उसी डिफरेंट मासेस को आप अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखें तो डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं, कि जहाँ ये पंखा घूम रहा है जिस पॉइंट के गिर्द, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और उस रोटेशन से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट मास जो है वो एट डिफरेंट डिस्टेंस हैं। और यही चीज़ हमने कहा है, Therefore, mass distribution is not uniform as shown in the fig। इस फिग में जैसे कि दिखाया गया है, ये फिग देखें, ए पे आप गौर करें, ये लाइन जो है ना, कहीं पे ये थिन है और इस पॉइंट पे देखें यहाँ पे ये थिक है, थिक। इसकी थिकनेस ये शो कर रही है कि ये जो ओ पॉइंट है ये से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखें डिफरेंट मास की जो थिकनेस है वो सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस है या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो हर मास का देखें एक पॉइंट हमने लिया, तो इस केस में फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल है कि जो टोटल मास है उस टोटल मास को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल मासेस के अंदर, फिर हर मास का सेंटर से अलग-अलग डिस्टेंस होगा। हर एक मास के लिए हम अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। फिर जब आप तमाम मासेस का कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द मासेस। या टोटल टॉर्क अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हम टॉर्क ड्यू टू मास m1 फाइंड करेंगे, m2 करेंगे, m3 करेंगे, जितने हमने मास डिवीजन्स की हुई हैं तमाम का फाइंड करके फिर हम उसको सम कर लेंगे। अब यही चीज़ देखें, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, इसमें भी देखें थिकनेस जो है, यहाँ पे थिकनेस और है, ये जो ब्लैक कलर की थिकनेस है ना, तो यहाँ पे कहीं पे देखें थिकनेस कम है और कहीं पे थिकनेस जो है वो ज़्यादा है, और हमने एक इरेगुलर सी शेप ले ली है। ठीक है, तो इसको यही शो किया गया है कि इसकी जो मास कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है एट डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब इसकी देखें, इन डायग्राम्स में आप ए भी ले सकते हैं, सिर्फ एक डायग्राम भी हम लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो डायग्राम्स भी ले सकते हैं, दो से मुराद है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखें ये रिजिड बॉडी है, हमने क्या किया, रिजिड बॉडी इज़ मेड अप ऑफ n स्मॉल पीसेज ऑफ मासेस, कि स्मॉल पीसेज ऑफ मासेस को जोड़ के हमने एक क्या किया है, रिजिड बॉडी जो है बनाई हुई है। तो क्या करेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे, द मासेस आर m1 m2 एंड सो ऑन अप टू n, कि n है तो पहला मास हो गया m1, फिर हो गया है देखें यहाँ पे m2, ये फिर क्या है हमारे पास m3 और ये क्या है m4। ठीक है, एंड सो ऑन, ये 3-4 शो किए गए हैं, ये 3-4 मासेस नहीं हैं, यहाँ n नंबर ऑफ मासेस हैं, n पीसेज हैं। तो हमने क्या किया है, और हर एक का डिस्टेंस देखें, जो m1 है उसका डिस्टेंस r1 होगा,
जो m2 है इसका डिस्टेंस r2 होगा, m3 का डिस्टेंस ये देखें ये क्या है, ये r3, और जो m4 है उसका डिस्टेंस देखें ये r4 है। कहाँ से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो O है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया है कि हमने टोटल मास को डिवाइड किया हुआ है m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन mn में। फिर इनके जो डिस्टेंस हैं, पहले m1 का r1, m2 के लिए क्या होगा r2, m3 के लिए क्या होगा r3, सो ऑन mn के लिए क्या होगा rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन O, कि O से इनके जो मासेस के डिस्टेंसेस हैं वो हमने शो कर दिए हैं। अब सपोज बॉडी इज रोटेटिंग विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क फाइंड करेंगे तो टॉर्क टा इज इक्वल टू क्या था, ऊपर हमने पॉइंट मास के लिए जब लिया है टा इज इक्वल टू m r स्क्वायर अल्फा था, यहाँ हमने फर्स्ट मास के लिए फाइंड किया है तो ये सिर्फ सबस्क्रिप्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा टा1, इधर आ जाएगा m1, इधर आ जाएगा r1 और इधर आ जाएगा अल्फा1। वही ऊपर वाली इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन बोला? ये देखें, ये गौर करें, ये ऊपर जो पीछे हमने ये डिराइव किया ये वाली इक्वेशन देखें, टा इज इक्वल टू m r स्क्वायर अल्फा। यही इक्वेशन उस पर अब हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हमने m1 ले लिया है तो हमने सपोज कर लिया है कि वो पॉइंट मास है, स्मॉल मास है, तो यही इक्वेशन फिर उस पर भी वैलिड हो जाएगी। यहाँ पे टा1 लिख देंगे, m1 लिख देंगे, r1 लिखेंगे और अल्फा1 लिखेंगे। तो यही इक्वेशन देखें जी हमने लिखी है मास m1 के लिए। ठीक है बच्चों, ये कि m1 के लिए क्या लिखा है, टा1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर और अल्फा1। m2 के लिए सिमिलर क्या लिखेंगे, टा2 m2 r2 और अल्फा2। ठीक है, r2 का स्क्वायर और अल्फा2। सेकेंड मास के लिए अब टू सो ऑन करेंगे और जब लास्ट मास n के लिए लिखेंगे तो टॉर्क क्या आ जाएगा, टा n, ये mn और n और आई n। यहाँ पे आई जो लिखा गया है यहाँ पे बेसिकली हमने लास्ट टर्म लिया, यहाँ से ऊपर एक स्टेप जो है वो इसको ओवरऑल हम जब लिखेंगे तो n होगा, तो ये i की जगह पे भी n होगा और r ये भी n होगा और a जो है ये भी n होगा। ये सॉरी एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो n इंटरवल्स में हमने डिवाइड किया तो इसीलिए ये टा n होगा, mn होगा, rn स्क्वायर और an स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसी इक्वेशन को देखें, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, देयरफॉर ऑल द मासेस आर रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। जी ये बात पहले हम बच्चों पढ़ चुके हैं कि अगर रिजिड बॉडी हो तो उसके जितने पॉइंट्स आप लेंगे उन सब का एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ये कल MCQs में भी डिस्कस किया है बात, उससे पिछले डे भी रिजिड बॉडी में ये बात हुई थी। या आप देखें, अगर आप ऊपर छत पे गौर करें, अगर आप कमरे में बैठे हुए हैं, ऊपर पंखा लगा हुआ है तो पंखे पे गौर करें तो क्या इसके जो डिफरेंट मासेस हैं, ठीक है, क्या ये डिफरेंट मासेस डिफरेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं? नहीं, एक ही एक्सेलरेशन के साथ। क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी के केस में तमाम मासेस जो हैं वो एक ही उससे रोटेट करते हैं। तो जहां हमने अल्फा1 लिखा है, अल्फा2, अल्फा3, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा1 इक्वल टू अल्फा2 इक्वल टू अल्फा3 अप टू सो ऑन इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो यही हमने आगे किया। तो टोटल टॉर्क लेना है, देखें ये इंडिविजुअल्स का हमने फाइंड कर लिया। m1 के लिए ये है, m2 के लिए ये है, mn के लिए ये है। तो जब टोटल हम फाइंड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा भाई? ठीक है, तो क्या आएगा जी, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा2 प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा3 सो ऑन mn और n स्क्वायर अल्फा n। देखें यहाँ पे ठीक हो गया, ये टर्म बेसिकली यहाँ आई जो है ये मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये टर्म है कि टॉ n क्या चीज़ है, mn और n स्क्वायर और अल्फा n का स्क्वायर। ठीक है जी, तो टोटल टॉर्क ये आ जाएगा। और अब हाँ यहाँ पे देखें, अल्फा1 की जगह अल्फा पुट कर दिया है, अल्फा2 की जगह पे भी अल्फा पुट कर दिया है और अल्फा n की जगह पे भी अल्फा पुट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऑल दी masses are rotating with same angular acceleration. That's why we have replaced alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n by alpha.
तो अब इसमें से देखें अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा आप कॉमन ले लें तो बाकी क्या बच जाएगा, m1 r1 स्केयर, m2 r2 स्केयर, m अप टू सो ऑन प्लस mn rn स्केयर। अब अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म एक समेशन फॉर्म में लिखें तो ये लिखेंगे सिग्मा i फ्रॉम 1 टू n। ये जैसे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आपने पढ़ा है कि डेल्टा W1 डेल्टा W2 पे टोटल वर्क फाइंड किया है, तो वहाँ पे समेशन की फॉर्म में आपने लिखा था। तो ये जो लेटर है सिग्मा, ग्रीक लेटर है, ये सम को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ लिमिट हमने ले ली है क्या है, i फ्रॉम 1 टू n, के i जो है वो 1 से लेके n तक है, क्योंकि n पीसेज हमने किए हैं। तो mi r i स्क्वायर अल्फ़ा, इसका क्या मतलब है कि जब i 1 रखेंगे तो m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा, ये पहली टर्म आ जाएगी। समेशन का मतलब होता है प्लस, तो i जब 2 रखेंगे तो m2 r2 स्क्वायर और ये अल्फ़ा हो जाएगा। जब i प्लस ये आ जाएगा, समेशन का मतलब सम, प्लस तीसरी टर्म आ जाएगी m3 r3 स्क्वायर अल्फ़ा, सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे। जब i को आप 1 से 2 3 4 5 6 सो ऑन, लास्ट टर्म लिखेंगे n, तो क्या हो जाएगा mn और n स्क्वायर और अल्फ़ा। तो ये i जो है ये रिप्लेस हो जाएंगे किससे, n से, तो ये ऊपर वाली मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। इसी मैथमेटिकल फॉर्म को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम मैथमेटिक्स में काम करते हैं कि उसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आप देखें जो i है mi और i स्क्वायर समेशन i फ्रॉम 1 टू n, इसको अगर आप लिखें तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पूरी रिजिड बॉडी का, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स का फाइंड करके जब उसको सम करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इसको आप रिप्लेस कर दें i से, तो ये अल्फ़ा, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ये वही आ गई टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ये थी हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म। या ये कह लें कि रिजिड बॉडी है तो कितने आपने पीसेस बनाए हैं, अगर आपने 10 स्मॉल पीसेस हैं तो i फ्रॉम 1 टू 10 होगा, 100 हैं तो i फ्रॉम 1 टू 100 होगा, और फिर 100 उसकी मासेस के रिस्पेक्ट फाइंड करके उसको सम करेंगे, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर इरेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, मास कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं स्मॉल मासेस के अंदर, हर एक मास के रिस्पेक्ट अलग-अलग हम टॉर्क फाइंड करते हैं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, इस वजह से फिर हम उसको बाद में सम करते हैं तो टोटल आ जाता है, और फिर उसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये है, तो ये हमारा क्या है, आई है। तो सो टॉ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई अल्फ़ा के इक्वल। थस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, के मास ऑफ द बॉडी और स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि हमने शुरू में बात की थी। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो हम ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। अब आप देखें ज़रा सा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके बारे में पढ़ा है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा है कि मास ऑफ द बॉडी प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी स्केयर ऑफ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हमने कहा ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके यूनिट के बारे में पढ़ा कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। फिर हमने इसकी डायमेंशंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर देखें हमने कहा इसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि अगर एक पॉइंट मास हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये मास m है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई की, ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके रिस्पेक्ट ये हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो क्या कहा है कि जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो F इज़ इक्वल टू ma के इक्वल होगा। फिर a को जब हमने चेंज किया है एंगुलर वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो a t इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अल्फ़ा। तो a की जगह पे r अल्फ़ा हमने चेंज कर दिया। फिर इसी इक्वेशंस की ये फॉर्म आ जाएगी, F इज़ इक्वल टू m r अल्फ़ा।
फिर हमने फोर्स को रिप्लेस करना है टॉर्क से, तो उसके लिए हमने दोनों तरफ क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है आर को, तो ये आर एफ हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर एफ टॉर्क बन गया है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया है। तो ये इक्वेशन बन गई है रिक्वायर्ड टा इज इक्वल टू आई अल्फा, कि अगर कोई एक पॉइंट मास हो तो उसका जो वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि टॉर्क टा इज इक्वल टू आई अल्फा से। फिर हमने कहा कि यही इक्वेशन जो है टॉर्क टा इज इक्वल टू आई अल्फा, ये न्यूटन सेकंड लॉ जो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ये इसके एनालॉगस है रोटेशनल मोशन में। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर एक रिजिड बॉडी हो और मास डिस्ट्रीब्यूशन या मास डिवीजन जो है वो यूनिफॉर्म ना हो, तो फिर क्या करेंगे, टोटल मास को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड, किसमें, स्मॉल पीसेज में, m1 उसका डिस्टेंस r1, m2 r उसका डिस्टेंस हो जाएगा r2, m3 उसका डिस्टेंस होगा r3, m4 उसका डिस्टेंस होगा r4, कहाँ से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने n मासेज में इसको डिवाइड किया है, स्मॉल मासेज में, तो वही हमने लिखा m1 m2 m3 mn, ये मासेज हैं, हर एक का डिस्टेंस r1 r2 r3 अप टू rn है। फिर फर्स्ट का फाइंड किया है तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 आया है, दूसरे का फाइंड किया, तीसरे का फाइंड किया, फिर n का फाइंड किया, फिर हमने टोटल फाइंड किया है, तो इन सब के जो टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 प्लस टा n वो हमने यहाँ पे लिख के फिर उनकी वैल्यूज़ जब पुट किए हैं तो ये आ गया, मैथमेटिकल फॉर्म ये आ गई है। फिर ये आपका चूँकि समेशन की फॉर्म में हमने इसको लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये आई होता है, तो ये आपका बन जाएगा आई और अल्फ़ा वैसे। और एक बात इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपने याद रखना है कि रिजिड बॉडी हो तो उसके जितने पॉइंट्स होंगे उन सब का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। तो हमने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया, 2 को भी अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया और अल्फ़ा n को भी अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये रूल है कि रिजिड बॉडी हो, रोटेशनल मोशन हो, फिक्स एक्सिस हो, तो तमाम पॉइंट्स का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो सेम होता है। ये हमने कल बात की थी। अब थोड़े से MCQs हैं इसके रेस्पेक्ट जो प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुके हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं, एक बुक से लिए हैं। तो उसमें देखें क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय रिलेशन। हाँ जी, मुल्तान बोर्ड में 2013 में ये आ चुका है। देखें इतना आसान MCQs क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस रिलेशन से फाइंड करते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। कौन सी ऑप्शन है एम आर स्क्वेयर, ये देखें हमारे पास ये सी ऑप्शन, सी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। दूसरा देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, हाँ जी, मोमेंट ऑफ DG खान बोर्ड में भी यही देखें वही चीज़ आया, सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है। गिवन बाय रिलेशन इक्वल टू, देखें बाकी वही चीज़ है। और ये देखें हमारे रावलपिंडी बोर्ड में 2017 में फिर वही आया है। अब वो क्या होगा, एम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो सेकंड MCQ का क्या है, डी। ये देखें नीचे ई भी दी हुई है साथ, डी। और तीसरे का देखें एस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़, ये सरगोदा बोर्ड में देखें एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ फॉर्म में सवाल पूछे जा रहे हैं, कभी उसका यूनिट पूछा जा रहा है, कभी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पूछी जा रही है। हाँ जी, तो यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अभी पढ़ा है ना, तो कौन सा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। तो तीसरे का क्या होगा, बी। ठीक है, तो 3 का ये बी। उसके बाद देखें 4, अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल इफ़ एंगुलर वेलोसिटी इज डबल्ड, कि ओमेगा जो है अगर उसको डबल कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी ये इन्वर्स होते हैं, अगर एक को डबल करेंगे तो दूसरा हाफ होगा। ये रिलेशन आगे आएगा, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये बात आ जाएगी, ये फिर आपको फिर बता दूंगा। तो अगर ये रिलेशन होता है बेसिकली एल, एंगुलर मोमेंटम एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। तो अब ओमेगा को अगर लिखें तो वो एल ओवर एल बाई ओमेगा इज़ इक्वल टू आई। तो जब ओमेगा को आप डबल करेंगे तो आई जो है ये हाफ हो जाएगा, तो 1/2, ये सी ऑप्शन, सी। ये रिलेशन कल आएगा, मैं आपको फिर रिकॉल करवा दूंगा कि ये जो MCQs है। ठीक है जी। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ मेजर्ड इन, हाँ जी, लाहौर बोर्ड में देखें फिर वही चीज़ आई हुई है, क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो ये डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखें बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक था इसके रिलेटेड, इसी डेफिनेशन के रिलेटेड
MCQs आए हुए हैं, और भी बन सकते हैं इसमें से, जो मैंने आपको नोट की फॉर्म में बताया है कि टॉर्क जो है ये फोर्स के एनालॉगस है, मास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के है, या टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा इक्वेशन जो है ये एज ए होल न्यूटन सेकंड लॉ है एंगुलर फॉर्म में, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो ये उसके एनालॉगस इक्वेशन है, ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इसके साथ ही कंप्लीट हुआ। आप इसको पढ़िएगा, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।